नमस्कार दोस्तों, मैं फरमान खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 लेबर इंस्पेक्टर की क्वेश्चन पेपर की, जो 8 जनवरी 2017 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक आईपी एक्सेस लिस्ट विशिष्ट इंटरफेस पर है तो निर्धारण के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सो एक्सेस लिस्ट, सो इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस और सो एक्सेस लिस्ट। तो पहला हमें ये समझना पड़ेगा, कमांड पूछी है तो किस जगह से कमांड पूछी है। तो आपको ये कमांड देख के समझ में आ जाना चाहिए कि सारी की सारी कमांड हमारी लाइनक्स की हैं, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि एक्सेस लिस्ट है क्या। तो एक्सेस लिस्ट एक पैकेट फिल्टरिंग करने का तरीका है, जो यह बताता है कौन सा पैकेट नेटवर्क से कहाँ और कैसे जाएगा। अगर हम एक्सेस लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सिस्टम होगा वो स्पूफिंग और डिनायल ऑफ सर्विस से बचा रहेगा। अब स्पूफिंग और डिनायल ऑफ सर्विस क्या होते हैं, इसके बारे में जानने के लिए एक नए वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी, जो हम फिर कभी देखेंगे। तो यहाँ क्या पूछा गया है, लाइनक्स में एक ऐसी कमांड जहाँ पर हम आईपी एक्सेस लिस्ट को देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर एक कमांड होती है सो आईपी इंटरफेस। जो हमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, सो आईपी इंटरफेस। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों मैच कर लेते हैं। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि काफ़ी बड़ा भी लग रहा है। फिर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ 3 ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम पढ़ लेते हैं पहले। डेटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री लेयर्ड ओएसआई रेफरेंस का उपयोग क्यों करती है? नंबर 1, यह नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस को छोटे तथा सरल अवयवों में विभाजित करती है, जो कंपोनेंट डेवलपमेंट, डिज़ाइन तथा ट्रबल शूटिंग में सहायता करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ओएसआई मॉडल क्या करता है, आपके नेटवर्क को कई सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जिससे हम उसे आसानी से समझ सकें। दूसरा, यह समान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग करने के लिए, अब देखिए, यह समान इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग करने के लिए विभिन्न वेंडर्स के इक्विपमेंट को सक्षम बनाता है। तो पहली बात, ओएसआई मॉडल कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो दूसरा स्टेटमेंट किसी भी हालत में सही नहीं हो सकता। अगला, यह अनेक प्रतिस्पर्धी मानकों के क्रमिक विकास में सहायक है, जिसके माध्यम से इक्विपमेंट उत्पादकों के लिए व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है। तो पहली बात ये आप समझ लीजिए कि यह स्टैंडर्ड के लिए कतई काम नहीं करता। तो पहला तो सही हो गया, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। अब हम देखते हैं चौथा। तो चौथा तो दिया नहीं है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। It encourages industry standardized by defining what function occurs at each layer of the model। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का काम करता है कि प्रत्येक लेयर कैसे काम करेगी, शायद हिंदी में भी दिया हुआ है। हाँ, यह मॉडल के प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाओं को निर्धारण हेतु उद्योगों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो मेरे हिसाब से कि पहला तो सही है और ये चौथा वाला भी सही है। अब हम देखते हैं कि भाई दिया भी गया कि नहीं दिया गया। तो हम देख रहे हैं कि दूसरे ऑप्शन में 1 और 4 दिया गया है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो होगा दूसरा। तो चेक करें, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर माइक्रोसॉफ्ट नेट बीईयूआई के जैसे नेटवर्क मॉडल द्वारा प्रबंधित की जाती है? नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट, फिजिकल तथा डाटा लिंक, ट्रांसपोर्ट तथा सेशन, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट तथा लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा भाई माइक्रोसॉफ्ट नेट बीईयूआई है क्या। तो भाई नेट बीईयूआई बहुत शुरुआती समय में इस्तेमाल में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ये एक नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल है, जो कि फिजिकल और डाटा, जो कि नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता था। फिजिकल लेयर पर ये काम नहीं करता, जो किस पर काम करता था, नेटवर्क तथा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब बात हो रही है एक बहुत बड़ा नेटवर्क, लैन नेटवर्क अगर हमें बनाना है, एक बहुत बड़ा लैन नेटवर्क बनाना है, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता था। इसे हम एनबीएफ भी कहते हैं, नेट बायोस फ्रेमवर्क भी। तो जैसे इसकी डेफिनेशन में आया हुआ है कि यह एक नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करता है। और वही हमसे पूछा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आंसर लगने वाला है पहला। तो मैच करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस अप का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस अप एरो कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचाने के लिए। तो भाई हम जानते हैं एरो का इस्तेमाल एक पेज ऊपर पहुंचाने के लिए नहीं करते। नॉर्मली जब हम अप एरो का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कर्सर एक लाइन ऊपर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर बात की जाती है, लेकिन ये कंट्रोल है तो ये भी नहीं होगा, एक लाइन ऊपर भी नहीं जाएगा, तो दूसरा भी गलत है। कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर पहुँचाने के लिए, तो कर्सर को स्क्रीन पर एक ओर पहुँचाने के लिए हम पेज अप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पर ये तीसरा भी गलत हो गया, तो बचता कौन सा है, चौथा। तो जो बचा हुआ वही हमारा आंसर है। मैच कर लेते हैं, कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर पहुँचाने के लिए बिल्कुल सही। अब हम देखें हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
लाइनक्स में प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्प्ले करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ लाइनक्स की क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अब प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है तो प्रोसेस को हम देखते हैं PS। तो जब भी क्या करना है, लाइनक्स में प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एट्रीब्यूट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो यहाँ एक स्पेसिफिक कमांड दी जाती है, कौन सी? PS। तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे PS का। तो चलिए दोस्तों, हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आपको लाइनक्स की कमांड्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यदि कई सारे लोगों की मांग होगी तो लाइनक्स के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया जा सकता है। ये सब डिपेंड करेगा आप लोगों की मांग पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, यदि आप पेज अप की दबाते हैं तो कर्सर को एक लाइन ऊपर पहुंचा देता है, कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर पहुंचा देता है, कर्सर को एक पेज ऊपर पहुंचा देता है और कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर पहुंचा देता है। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो इसका आंसर आप झट से लगा सकते हैं, और नहीं देखे हैं तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, आई बटन पर क्लिक करके ये सारे के सारे वीडियोज़ देख लीजिए, जिससे कि इस तरह के जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर पहुँचाने के लिए, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। हम मैच भी करेंगे, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, HTML में मेटा टैग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो पहली बात, मेटा टैग का यूज़ क्या है? तो मेटा टैग का इस्तेमाल डेटा के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है। मतलब मेटा डेटा क्या होता है? ऐसा डाटा जो अपने बारे में नहीं, दूसरे डेटा के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। उसी प्रकार यदि वेब पेज के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा उसका ऑथर कौन है, उसका ऑनर कौन है, या उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, तो इन सब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये अपने बारे में तो जानकारी दे नहीं रहा है, दूसरे के बारे में जानकारी दे रहा है, तो यहाँ पर क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो पहली चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर क्लोजिंग टैग है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्या? मेटा नेम। तो यहाँ टैग तो मेटा है, यहाँ टैग क्या है? मेटा है, और नेम क्या है? एट्रीब्यूट है, जिसे हमने डबल इन्वर्टेड में लिखा हुआ है और बंद कर दिया। तो ये काफ़ी हद तक सही है, ये सही हो सकता है। हम बाकी देखते हैं। यहाँ क्लोजिंग मेटा डाटा है तो ये टैग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मेटा डाटा नेम मैंने बताया हुआ है कि मेटा टैग होता है ना कि मेटा डाटा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। तो हम मैच भी करेंगे, हमारा आंसर सही है। हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जब फार्मूला बार एक्टिव हो तब आप देख सकते हैं, MS एक्सेल में फार्मूला बार एक्टिव हो तो हम क्या देख सकते हैं? तो अगर आप फार्मूला बार का इस्तेमाल जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप सुन लीजिए। होता क्या है कि जब भी हम सेल में कुछ भी लिखते हैं तो उसका कंटेंट एक्चुअली में कहाँ दिखाई देता है? फार्मूला बार में दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि इसका यूज़ क्या है। एडिट फार्मूला बटन, तो भाई बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये चीज़ सही है। दूसरा कैंसिल बटन, ये भी देख सकते हैं, और तीसरा है इंटर बटन, ये भी देख सकते हैं। अब तीनों ही देख पा रहे हैं तो आंसर हम क्या लगाएंगे? आंसर हम लगाएंगे ऑल ऑफ एबव, जो कि हमारा सही आंसर भी है। तो चलिए दोस्तों अगला देखें। ईमेल एड्रेस का निम्न में से क्या सही प्रारूप है? तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। अब हम जो पुराने पेपर कर रहे हैं उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि अगर आपने सारे के सारे पेपर देख लिए एक बार तो होगा ये कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन से मिलेंगे जो रिपीटेटिव होंगे, इन्हें आप देखते साथ ही लगा पाएंगे। इससे समय भी बचेगा और आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे अगर आप इन्हें देखेंगे तो। यहाँ बात हो रही है कि इसके बारे में ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट की। जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किसी भी ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वहाँ पर एक बार @ का इस्तेमाल होता है, सबसे आगे यूज़र नेम और बाद में डोमेन नेम। तो ये प्रॉपर्टी हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पर आंसर लगा देंगे बी, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS DOS में कौन सी कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है? तो MS DOS की कमांड के बारे में बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए, कमांड ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है। तो पहले बात ट्री स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। जैसे ही ट्री स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है तो हमारी कमांड कौन सी आ गई? ट्री आ गई। तो DIR कमांड गलत हो गई और ये भी कमांड गलत हो गई। अब हम बचा क्या? या तो आंसर बी है या तो आंसर सी है। अब क्या हो रही? ट्री स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट। ध्यान दीजिए क्या बोला है? ट्री स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? फाइल लिस्ट। तो T/F, तो ये चीज़ हमें पहले दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो मेरे हिसाब से आंसर है बी, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। OSI मॉडल में हब कहाँ पर निर्दिष्ट होता है? तो OSI मॉडल मैंने आपको बताया हुआ है कि नेटवर्किंग के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया है, वो है OSI। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा चुकी है जिसकी लिंक आपको आई बटन पर दिख रही होगी, आप देख लीजिए, जिससे कि आपके 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हब कहाँ होता है? तो हब जो हमारा होता है वो होता है हमारी सबसे पहली लेयर में, और पहली लेयर का नाम होता है फिजिकल लेयर। तो देखिए ये हमारा आंसर होना चाहिए, हम कुछ और नहीं सोच रहे क्योंकि हम पता है, हमने वीडियो देख रखी है। चलिए तो देख लें हमारा आंसर सही है गलत है? हमारा आंसर सही है। तो चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए निम्न में से क्या HTML टैग है। तो आप ध्यान दीजिए, HTML क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन पर अगर आप फोकस करेंगे तो आराम से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ बात हो रही है टेक्स्ट को इटैलिक बनाने की। तो इटैलिक बनाने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सी टैग होती है, उसका नाम है आई। तो यहाँ देखिए आई हमारी पहली टैग है, बिल्कुल है, और ये हमारा आंसर भी होना चाहिए जो कि सही है। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है MS DOS में किस कमांड का उपयोग सब डायरेक्टरी की निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी में समस्त फाइल डिस्प्ले करने के लिए किया जाना चाहिए। डायरेक्टरी स्लैश पाथनेम, डायरेक्टरी स्लैश पाथनेम पाथनेम, डायरेक्टरी स्लैश CH बैकस्लैश, डायरेक्टरी स्लैश बैकस्लैश पाथनेम बैकस्लैश फाइल नेम। अगर आप ध्यान दीजिए क्या बोला गया है, MS DOS में किस कमांड का उपयोग सब डायरेक्टरी कि निर्दिष्ट सब ऑर्डिनेट डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आप बात कीजिए और समस्त फाइल, तो हमने क्या बोला हुआ है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी की बात की, डायरेक्टरी उसके अंदर सब डायरेक्टरी, उसके अंदर सब डायरेक्टरी। तो हम देख रहे हैं कि भाई डायरेक्टरी उसके अंदर सब डायरेक्टरी और उसके अंदर भी सब डायरेक्टरी, फिर क्या होंगी हमारे फाइल की डिटेल आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए दूसरा। तो देखते हैं हमारा आंसर सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार रिपीटेटिवली आता रहता है। तो क्या बोला गया है, HTML में कितने हेडिंग्स परिभाषित हैं। और ये सब चीज़ें हम सभी जानते हैं कि HTML में H1 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स होती हैं, जो कि हमें ऑप्शन 3 में दिखाई भी दे रही हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 है, इसे हम चेक भी करेंगे जो सही भी है। अब हमारा देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वर्ड में क्रॉस रेफरेंस के लिए क्या इंसर्ट किया जाता है, प्लेस होल्डर, बुकमार्क, ऑब्जेक्ट या फिर वर्ड फील्ड। तो यहाँ पर देखिए जाए कि जब हम MS वर्ड में क्रॉस रेफरेंस को इंसर्ट करते हैं, ना तो कोई प्लेस होल्डर आता है, ना ही कोई बुक मार्क आता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट आता है। एक्चुअली वहाँ पर वर्ड की फील्ड आती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए चौथा, वर्ड फील्ड। अब यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ इंग्लिश में फील्ड और हिंदी में फाइल्स। अगर आप हिंदी वर्जन से लगाएंगे तो हो सकता है कि आप आंसर गलत कर बैठें। तो चलिए दोस्तों चेक करें, वो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, MS Excel वर्कशीट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी वर्कशीट, रो, कॉलम, उपयुक्त सभी। तो यार जब आपने एक्सेल में जरा भी काम किया हो तो आपको बिल्कुल पता होगा कि रो, कॉलम, वर्कशीट ये सभी एक साथ सिलेक्ट किया सकती हैं। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो मैच करें जो कि सही भी है। अब हम देखें हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन एक डेफिनेशन है जो दिख रहा है कि अनग्रुपिंग से, हाँ, MS Excel 2007 और इससे आगे वाले में ग्रुपिंग अनग्रुपिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो MS Excel में एक फीचर होता है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग का। तो हम यदि कई सारी सेल्स को एक साथ टाई अप बांधना चाहते हैं जिससे उन्हें हम कभी भी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि एक ऐसा फीचर जिसका इस्तेमाल हम कई सारी सेल को एक साथ बाइंड अप करने के लिए करते हैं जिससे उन्हें एक्सपेंड और कोलैप्स किया जा सके। अब पढ़ लेते हैं ये चीज़ कहाँ लिखी गई है। सेल्स को डेटा की सिंगल टेबल के रूप में एक साथ संबद्ध करता है जिससे दूसरी वर्कशीट में कॉपी किया जा सके। नहीं, ये तो कतई ही नहीं होता। सेल की रेंज को एक साथ संबंध करता है जिससे उन्हें विस्तारित या सिकोड़ा जा सके। तो हम देख रहे हैं जो मैंने बोला हुआ है कि जिससे हम एक साथ एक्सपेंड या फिर कोलैप्स कर सके, यही डेफिनेशन है और यही हमारे ऑप्शन में दे भी रखा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, जो कि ऑल ऑफ दिस तो है नहीं है, मैच करें, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे हमारी अगली कमांड। तो हमारी अगली कमांड भी क्या है, आपकी लाइनक्स की एक कमांड है। क्या लाइनक्स में निम्न में से क्या कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। कम्युनिकेशन में बातचीत करने वाली, मैसेज भेजने वाली, ग्रैब, मेल, मैसेज और राइट। तो हम सभी जानते हैं जो ग्रैब कमांड होती है इसका इस्तेमाल सर्च के लिए किया जाता है और सर्च किसी भी तरह से कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ग्रैब, मैच करें, जो कि सही भी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जब आप एक्सेल वर्कबुक में तैयार किया गया डेटा वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान देना, हम केवल लिंक कर रहे हैं, कॉपी नहीं कर रहे हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं किया जा सकता। भाई क्यों नहीं कर सकते, हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट किया जा सकता है। तो मतलब ये तो हमारा गलत है। अगला, वर्ड डॉक्यूमेंट में मूल सोर्स एप्लीकेशन का रेफरेंस होता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए कि आपके वर्कबुक डाटा कहाँ है, वर्कबुक में, उसे हम कहाँ लेके आ रहे हैं, वर्ड में लेकर आ रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि वर्ड में हम जब डाटा लेके आएंगे तो एक लिंक दिया जाएगा मूल का, सोर्स का। तो ये आंसर सही होने की संभावना है। तो यहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं। आगे देखें, वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक होना चाहिए, ऐसे कोई भी जरूरी नहीं है। और चौथा क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट में वास्तविक डाटा की कॉपी होती है। तो ये चीज़ भी क्या है, हमारी सही नहीं है। वास्तविक डाटा तो हमारा कहाँ रहता है, हमेशा सोर्स में रहता है। तो मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा दूसरा, देखते हैं, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे अब हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पीपीटी स्लाइड के बैकग्राउंड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। स्लाइड के बैकग्राउंड कलर को परिवर्तित किया जा सकता है, सही बात है।
स्लाइड पिक्चर को स्लाइड के बैकग्राउंड के रूप में सेट किया जा सकता है, ये भी सही है। टेक्सचर को स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में सेट किया जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्न में से कौन MS ऑफिस का मान्य वर्जन नहीं है? तो ये मैंने जाने कितनी बार बताया हुआ है कि हमारा MS ऑफिस का कौन कौन से वर्जन्स होते हैं। तो MS ऑफिस के जो मान्य वर्जन है वो 2007 और 2013। अब यहाँ पर XP और विस्टा दोनों ही मान्य वर्जन नहीं है, लेकिन MS ऑफिस 2003 को कभी कभी XP मान लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विस्टा। तो विस्टा कोई वर्जन नहीं होता। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। PC NIC इंस्टॉल करते समय आप IRQ उपलब्धता की जांच डैश पर देखकर कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि IRQ उपलब्धता का मतलब है क्या? तो IRQ का मतलब हो जाता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट, और इंटरप्ट रिक्वेस्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलेगी हमारी सेटिंग्स में। और हम सभी जानते हैं डिप स्विचेस हार्डवेयर हो जाते हैं, कॉन्फ़िग सिस्टम फाइल हो जाती है, और जंपर सिस्टम भी क्या है? हार्डवेयर है। तो ये हमारे पास बचता क्या है? मदरबोर्ड बायोस। तो आंसर होना चाहिए मदरबोर्ड बायोस। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। MS पावरपॉइंट 2007 में स्लाइड के क्रम को कैसे बदला जा सकता है? पढ़ते हैं। स्लाइड सॉर्टर व्यू के सॉफ्ट स्लाइड पर क्लिक करके, तो भाई ऐसा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू के स्लाइड पर क्लिक तथा वांछित से ड्रैग करके, स्लाइड थंबनेल व्यू के स्लाइड पर क्लिक और वांछित से ड्रैग करके, और स्लाइड ऑर्डर कैन नॉट बी चेंज्ड वंस इट क्रिएटेड। तो हम सभी जानते हैं कि अगर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम स्लाइड्स को कभी भी ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए दूसरा। तो मैच करें, जो कि सही भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एड्रेसिंग स्ट्रक्चर डैश। अब पहली बात, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर से मतलब है क्या? तो एड्रेसिंग स्ट्रक्चर से यहाँ मतलब क्या है कि जब भी आपकी असेंबली लैंग्वेज के कोई इंस्ट्रक्शन होगा तो उस असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं? दो हिस्से होते हैं, एक होता है हमारा ऑपकोड और दूसरा होता है हमारा ऑपरेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ऑपकोड की। तो ऑपकोड हमें यह बताता है कि भाई हम जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन में हमें करना क्या है, और ऑपरेंड जो होता है वो हमें ये बताता है कि भाई डाटा कौन सा, किस डाटा पर हमें इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। तो भाई एड्रेसिंग स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? पढ़ते हैं। प्रभावी ऑपरेंड एड्रेस के निर्धारण की मूलभूत विधि को परिभाषित करता है। फंडामेंटल एड्रेसिंग स्ट्रक्चर या कुछ संबंध कार्यों के उपयोग में विविधताएं हैं जो कि एड्रेसिंग से संबंधित होते हैं। मशीन के दो तेज रजिस्टर्स पर इंडिकेटेड ऑपरेशंस करते हैं तथा एक रजिस्टर परिणाम छोड़ते हैं, और उपरोक्त सभी। तो एड्रेसिंग स्ट्रक्चर जो होता है और एड्रेसिंग स्ट्रक्चर के जो पोर्शंस हैं ऑपकोड्स और ऑपरेंड, तो हम जानते हैं कि जो पोर्शन किए गए हैं वो यह बताते हैं कि भाई हमारा एक्चुअली डाटा है कहाँ पर, मतलब हमारा जो डाटा है उसके लिए हम किस मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए कौन सा? एक। अगर आप एड्रेसिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है जिसके लिए एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, जो कि आप सभी की मांग पर डिपेंड करेगा। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग इसकी मांग करते हैं तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाई जाएगी जिससे कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें। अगर मैं यहाँ पर इन्हें समझाने बैठा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और बोरिंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में लीफो का क्या अर्थ है? और ये काफ़ी आंसर सिंपल है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो कि हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो हमारे हिसाब से आंसर हो जाएगा चौथा। तो ये हो जाते हैं हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन खत्म। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और दूसरे पेपर भी सॉल्व होकर डलते रहें और आप लोगों की मांग पर दूसरे टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाई जा सके। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन पर लिंक करके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि बाकी पेपर सॉल्व किए हुए हैं। इसी प्रकार अगर आपको नेटवर्किंग MS वर्ड को देखने हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।